ई नॉट क्या होता है? पीक ईएमएफ। उसके बाद एक और ईएमएफ दूसरा बताया था, एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ बेटा, एवरेज ईएमएफ बताया था। एवरेज ईएमएफ फुल साइकिल में कितना होता है बेटा? फुल साइकिल में एसी का एवरेज होता है 0। हाफ साइकिल में एसी का एवरेज कितना होता है? हाफ साइकिल में एसी का एवरेज रुद्र 2 ई नॉट बाई पाई। जिन्होंने नहीं लिखा है एक जगह लिख लो, फॉर्मूला सब बता रहा हूं। 2 ई नॉट बाई पाई। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं, मैं फॉर्मूला लिख लो, एक जगह बता रहा हूं। 2 ई नॉट बाई पाई एसी का एवरेज फुल साइकिल में बेटा, हाफ साइकिल में। याद रखना, कल पूछूंगा, सब लोग लिख लो इसको जिन्होंने नहीं लिखा है। फिर बेटा तीसरा होता है आरएमएस एवरेज। आरएमएस एवरेज का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर एवरेज, तो शॉर्ट में आरएमएस याद रखो। तीसरा होता है आरएमएस एवरेज। आरएमएस एवरेज तो बेटा आरएमएस एवरेज होता है ई आरएमएस इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन रूट 2। ई आरएमएस इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन रूट 2। याद रखो, फॉर्मूला से टाइप का बनवा रहा हूं, इसको चलते रहो साथ में। ई नॉट अपॉन रूट 2 क्या हो जाएगा बेटा? ई आरएमएस। फिर बेटा मैंने आपको पढ़ाया था एसी सर्किट। एसी सर्किट, एसी सर्किट तो नेक्स्ट पेज से बता रहा हूं। अच्छा लिख लो जल्दी से। एसी सर्किट, एसी सर्किट, एसी सर्किट में पहला बताया था प्योर आर सर्किट। बेटा पहला बताया था मैंने प्योर आर सर्किट। प्योर आर सर्किट मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो बेटा पहला सर्किट बताया था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर आर सर्किट। पहला सर्किट था बेटा प्योर आर सर्किट, ठीक है। प्योर आर सर्किट में ईएमएफ का वैल्यू क्या है? तो वही है जो शुरू में लिखा था बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्योर आर सर्किट में आई का वैल्यू क्या होता है? आई का वैल्यू होता है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और बेटा यहां आई नॉट जो होता है, आई नॉट जो होता है किसके इक्वल होता है? ई नॉट बाई आर के। ई नॉट बाई आर के इक्वल होता है बेटा। आर यहां पे रेजिस्टेंस है, ई नॉट बाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। ई नॉट बाई आर के इक्वल होता है इसका। अच्छा इसका फिर फेजर कैसा होता है? इसका फेजर कैसा होता है? तो बेटा इसका फेजर इस तरीके का होता है, ये इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो बेटा यहां अगर ओमेगा टी है तो आई नॉट भी इसी पे बनता है, आई नॉट भी इसी पे बनता है, आई नॉट भी इसी पे बनता है, और ई नॉट भी इसी पे बनता है। तो आई नॉट और ई नॉट दोनों सेम जगह बनते हैं, ठीक है ना। ये फेजर डायग्राम है। क्या होता है फेजर? जिनका छूट गया कोई बात नहीं भाई, बस लिख लें, बाद में बता दूंगा। फेजर डायग्राम है। फिर बेटा इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ ई और टी का, अरे तुम लोग याद रखो ये बहुत काम आएगा। ई और ओमेगा टी का ग्राफ, ई और ओमेगा टी का ग्राफ बेटा साइन का ग्राफ होता है। साइन का ग्राफ होता है, ग्राफ ऐसे जाता है इसका। ये डायरेक्ट एग्जाम में पहचानने के लिए आएगा, कोई ये डरे नहीं कि बनाने होगा। एक बार आप देख लो एग्जाम में डायरेक्ट पहचानने को आएगा ये किसका ग्राफ है। तो इसीलिए जैसे ये बनाया बेटा, एक ही के अंदर दो ग्राफ होता है, करंट और वोल्टेज दोनों का ग्राफ होता है। जैसे ये वाला ग्राफ ईएमएफ का है, ई आई दोनों का ग्राफ होता है। तो बेटा ये वाला ग्राफ आई का है, ठीक है बेटा। ये वाला ग्राफ आई का है, ये वाला ग्राफ ई का है, और ये वाला ग्राफ आई का है। बेटा ई और आई यहां एक साथ मैक्सिमम को और एक साथ मिनिमम को गेन करते हैं, समझ में आया ना? ठीक है बेटा। ये नेक्स्ट पेज पे चले। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? और हाँ बेटा इसमें एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आर। ये प्योर आर सर्किट का, प्योर आर सर्किट का एक क्विक रिकैप है, ये माइंड मैप है प्योर आर सर्किट का। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर प्योर आर पे आएगा तो। या तो ये पूछेगा, फेजर पूछेगा, या तो ग्राफ पूछेगा, या तो ई आई का फंक्शन, आई का फंक्शन पूछेगा। आई का फंक्शन आपके सामने है, और बस ये ग्राफ याद रखिए, ठीक है। ये प्योर आर। प्योर आर के बाद बेटा आपको प्योर सी सर्किट बताई थी, लिख लो तुम लोग, लिखे बेटा, ये लिख लो पूरा, जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी करो। ये मैं रिकैप दे रहा हूं पिछले क्लास का, क्योंकि एसी डिफिकल्ट है ना, इसलिए मैं तुरंत आगे नहीं जाना चाहता। समझ समझ के, रुक रुक के, थोड़ा आराम से चलेंगे। फेजर सबको याद होना चाहिए कि प्योर आर का फेजर क्या होता है, और इसमें वोल्टेज और करंट एक ही के ऊपर बनते हैं। ये एरो नीचे चला गया है, लेकिन वोल्टेज और करंट एक ही के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, जो लास्ट में हमने पढ़ा था प्योर सी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट।
प्योर कैपेसिटिव सर्किट। दूसरा ही पढ़ा था, पहला था प्योर आर, दूसरा था प्योर सी, ये दूसरा सर्किट था बेटा। इसमें ई की वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बेटा आई की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। करेंट रेजिस्टेंस वाले से क्या अंतर हो जाता है, यहां पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आ जाता है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बेटा यहां आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट की वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन एक्सी। बेटा आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट अपॉन एक्सी। और ये एक्सी की वैल्यू क्या होती है, एक्सी होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको कहते क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, इसकी यूनिट यूम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा जो जो काम वहां किया था वो काम यहां भी करना है। सबसे पहले फेजर, इसका फेजर कैसे होगा, तो इसके फेजर में बेटा फिर से बनाओ, यहां ओमेगा टी लिखो, यहां पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है, और यहां ओमेगा टी प्लस पाई होता है। जितने लोगों को फेजर नहीं पता, ऐसे बढ़ता है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई। तो बेटा ई नॉट का फेजर यहीं पे ड्रॉ होगा, क्योंकि ई नॉट एंगल देखो, ई नॉट में एंगल क्या है, ओमेगा टी, लेकिन आई नॉट का एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आई नॉट का ऐसे बनता है ग्राफ, आई नॉट ऊपर चला जाता है। पिछले वाले केस में आई नॉट भी यही क्यों था, क्योंकि आई नॉट के आगे भी यहाँ क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी, इसलिए आई नॉट ऐसे बना था। तो बेटा यहां पे हम कहते हैं कि यहां बताओ करंट आगे है कि वोल्टेज, करंट आगे है, तो हम कहते हैं करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। बेटा पाई बाई 2 से कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों चल रहे हैं, तो कैपेसिटर क्या करेगा, करंट को प्रेफरेंस देगा कि पहले तुम जाओ, वोल्टेज को रोकेगा, तुम रुको थोड़ी देर। समझ में आया ना, तो करंट आगे होता है किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर करंट को जाने देता है, वोल्टेज को रोकता है, वोल्टेज को मना करता है कि थोड़ा रुक के जाओ। ठीक है ना, तो वोल्टेज क्या होता है, पीछे होता है, करंट क्या होता है, आगे होता है, ये बात है। ठीक है बेटा, इसके बाद इसका ग्राफ, जो काम आपने रेजिस्टेंस में किया था हर जगह करेंगे। ग्राफ बेटा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसके ग्राफ में फिर से ई आई ड्रॉ होगा, ई आई ड्रॉ होगा। तो बेटा ई आई ओमेगा टी, पहले ई का ग्राफ तो हर जगह सेम बनेगा, ई का ग्राफ हर जगह सेम बनेगा। देखो बेटा ये ई का ग्राफ है, हर जगह सेम बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। आई का ग्राफ इसमें कॉस का होता है, तो बच्चों जैसे cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो स्टार्ट ऊपर से होगा और इस तरह से जाएगा। बेटा ग्राफ आइडेंटिफाई करने को आएगा, इसलिए आपको ऐसा समझना रट्टाफिकेशन टाइप की चीज है। तो बेटा यहां पे ये जो दूसरा ग्राफ है वो आई का है, ये पहला ग्राफ जो है वो ई का है। ठीक है ना, पहला ग्राफ ई का है, दूसरा ग्राफ आई का है। ठीक है, यहां एक और फॉर्मूला बनेगा, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल्स टू एक्स। बस एक और ग्राफ था, अगर जिनके स्कूल में अगर एसी आ रहा होगा तो कोई ना कोई ग्राफ जरूर आया होगा, एक्सी ओमेगा वगैरह का। ठीक है, हो गया, लिख लिया बेटा, लिख लिया। अरे जो मिस किए थे क्लास या जिनका छूट गया था, एक क्विक रिकैप है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका क्विक रिकैप। इसमें एक लास्ट ग्राफ था बेटा, एक लास्ट ग्राफ था। लास्ट ग्राफ किसका था, एक्सी और ओमेगा का। बेटा एक्सी और ओमेगा का, तो बेटा मैंने समझाया था एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी की वैल्यू क्या लिखा होगा, ये ऊपर लिखा था ना, ऊपर कैपेसिटी रिएक्शन 1 अपॉन ओमेगा सी। बेटा ओमेगा की वैल्यू 0 करोगे, एक्सी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो ओमेगा की वैल्यू 0, एक्सी इंफिनिटी, यानी ग्राफ यहां से शुरू होगा इंफिनिटी से। और अगर ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी करोगे, एक्सी क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ग्राफ ऐसे होगा, ये इसका ग्राफ है। बोर्ड में कई बार ये 3 ग्राफ बताऊंगा, 3 ग्राफ में से एक ग्राफ पक्का आएगा, उसमें से पहला ग्राफ ये है, पहला ग्राफ ये वाला एक्सी और ओमेगा के बीच का ग्राफ।
ये आपको बोर्ड में 3 में से एक आएगा, XC ओमेगा और आगे अभी बताएंगे। और डन, सबको हो गया, सबको समझ में आ गया ये? तो बच्चे ये मैंने लास्ट क्लास तक आपको पढ़ा दिया था, लास्ट क्लास तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, सबको क्लियर है? हाँ। अब बेटा अगला हम सर्किट पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर इंडक्टर सर्किट। बेटा डन, समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर बेटा एल सर्किट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। इंडक्टिव सर्किट जिसके अंदर केवल इंडक्टर होगा बेटा, केवल इंडक्टर होगा, केवल इंडक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं ना EMI में। तो बेटा इस ये सर्किट बनेगी कैसे? तो इंडक्टर ऐसा होता है, इस तरह से सोलेनॉइड के जैसा इंडक्टर को इंडिकेट करते हैं बेटा। यहाँ पे ये इसका AC का फंक्शन है, मान लो ये AC हो गया और इस तरीके से बेटा ये इंडक्टर हो गया। इसका जैसे रेजिस्टेंस का R होता है, कैपेसिटेंस का C होता है, इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? L। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। तो बेटा इसका फंक्शन तो वही होगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोगों को पता है? इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई, लास्ट में पढ़ाया था ना, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो बेटा जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा, मान लो इसको मैं VL कह रहा हूं, तो बेटा VL विल बी इक्वल टू E। बेटा जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, क्योंकि एक ही डिवाइस है तो वोल्टेज डिवाइड तो नहीं होगा, सारा का सारा वोल्टेज इसी को मिलेगा। तो VL इक्वल टू कितना हो गया? E। अब VL इक्वल टू E हो गया बेटा, तो E की जगह रख दो E नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा VL की जगह क्या रख दो? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा हम क्या निकालना चाह रहे हैं? करंट। हम क्या निकाल रहे हैं? करंट। तो करंट के लिए ऐसे लिख दिया। अब बच्चों बताओ मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए ना, तो DI को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो। तो DI विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई एल या ई नॉट ले लो। बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस L को इधर भेज रहा हूं और माइनस को भी इधर भेज रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ई नॉट माइनस ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, डी टी भी आएगा उधर। देखो ये वाला स्टेप देखना जरा, ठीक है। बेटा L को उधर भेजा तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, माइनस इधर कर दिया, माइनस इधर आगे आ गया, ई नॉट के साथ लग गया। ये डी टी जो आगे मल्टीप्लाई होना था, मैंने इसको थोड़ा पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था ना। तो अब इंटीग्रेशन करना, तो यहां इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ये दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। ये दोनों कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। अब जो मैथ के धुरंधर हैं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताएं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताएं। करणवीर लेट बेटा, बहुत दिनों बाद, अलग से मुझसे टाइम लेके तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेना है करणवीर। ओके सर। हाँ हाँ, साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बेटा इसका होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस क्या? बेटा सी लगाया है ना, सही है। अरे छोड़ दो, बाकी मैथ वाले से बात कर रहा हूं मैं। अरे सी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा कर रहा हूं, इसलिए तो यहां सी लगाया है। अच्छा क्यों नहीं लगाया? सुनो इधर, मैंने लिमिट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लिमिट मेरे को पता ही नहीं, मैं श्योर ही नहीं हूं ना करंट के बारे में, इसलिए नहीं लगाया लिमिट। जैसे पूछ सकते हो कि सर यहां पे, तो बेटा यहां से I की वैल्यू कितनी आएगी? I की वैल्यू आएगी माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अभी आपने बताया क्या होगा? तो माइनस, ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी चलेगा, प्लस सी।
चलेगा ना? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी। मैथ वालों को जो डाउट हो वो बताओ बस। बाय वाले बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। मैथ वालों के लिए डाउट बताओ। बाय वाले लिखो बस, अभी बता दो, लिखो। अरे बता रहा हूं ना, बता दूंगा, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या करना है, बस ये इंटीग्रेशन लगाने के बाद लास्ट वाला रिजल्ट लिख देना जो लास्ट में आएगा। नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है? नहीं कटेगा बेटा, मैं बोल रहा हूं ना, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा नंबर। मैं बता रहा हूं बाई वाले बच्चों के लिए, घबराना मत। अभी बताओ, मैथ वालों को थोड़ा परेशान कर लूं। बाय वाले बच्चे इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखें, ये वाला स्टेप काट दें। बाय वाले बच्चे बीच वाला स्टेप बाय वाले बच्चे ना लिखें, ये मैथ्स वाले लिखें। अरे इसके बाद डायरेक्ट ये लिखो। मैथ्स वाले बच्चे पूरा लिखें, बाय वाले बच्चे इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखें। अरे तुम मूर्ख हो, तुम भी अगर इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखोगे तो नंबर नहीं काटूंगा। समझ में आया? जैसे अगर मैथ्स वाले भी हैं, वो इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। लेकिन बेटा आप मैथ्स वाले किस बात के हो कि आपको प्रोसेस ही नहीं पता है कि इससे ये कैसे है। और वो भी इतना सिंपल इंटीग्रेशन कुछ है इसमें? मैथ वाले हो, बायो वाले हो, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ये मैं थोड़ा समझा रहा था कि मैथ अगर पढ़े हो तो थोड़ा देख लो कैसे आया है। इधर ध्यान दो। अब बेटा यहां तक लिख लिया बेटा, यहां से आई की वैल्यू आई ई नॉट अपॉन ओमेगा एल और बेटा कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को मैं कुछ अलग लिख रहा हूं, कॉस ओमेगा टी। अरे इसमें माइनस बचा होगा ना? बेटा यहां मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे थे, यहां माइनस बचेगा। रुको बेटा, यहां मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे थे, नहीं तो केवीएल लगाते तो वीएल प्लस ई। मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे थे, यहां पे एक माइनस बचेगा। एक करेक्शन है, देख लेना बेटा, यहां मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे थे, नहीं तो मुझे ई प्लस वीएल लिखना पड़ता, केवीएल लगाता तो ई प्लस वीएल। अरे एक करेक्शन है, यहां से माइनस हटा देना बेटा, नहीं तो अगर केवीएल से लिखता ना तो ई प्लस वीएल इक्वल टू 0 लिखता, फिर वीएल इधर आता माइनस होता। तो एक करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, बस मैग्नीट्यूड इक्वेट करते हैं। इधर ध्यान दो, इधर तो यहां फाइनल फॉर्मूला बना माइनस कॉस ओमेगा टी और c इज इक्वल्स टू 0। अब क्यों? बिकॉज c इज इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख देना, ये माइनस ओमेगा, क्या बोलो बेटा? हाँ मल्टीप्लाई में। बेटा देखो ये c की वैल्यू 0 प्लस c है ना, c की वैल्यू 0 क्यों बेटा? अगर एक फुल साइकिल में ac का एवरेज निकालते हो कितना आता है? फुल साइकिल में AC का एवरेज कितना होता है? 0। तो बेटा अगर यहां पे कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का एवरेज कभी 0 नहीं होता है। तो अगर AC का एवरेज 0 होना है तो इस कांस्टेंट को भी क्या होना पड़ेगा? 0। तो इसमें C इक्वल टू 0 बिकॉज एवरेज ऑफ AC इन फुल साइकिल इज 0। फुल साइकिल इज 0। बेटा रीजन बता रहा हूं कि ये C की वैल्यू 0 क्यों हुई है? बिकॉज एवरेज ऑफ AC इन फुल साइकिल इज 0, ठीक है ना? इसीलिए C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। दीक्षा बेटा ये C 0 क्यों लिया, समझ में आ रहा है? तो बेटा AC का एवरेज फुल साइकिल में 0 होता है, और अगर कांस्टेंट का टर्म रहा तो एवरेज कभी 0 नहीं आएगा। यस सर। हाँ बोलो। हाँ वो हटा दो।
अब ठीक है, आंसर माइनस रहेगा क्या? कुछ नहीं, वो पूछ रही है, तुम्हें ध्यान ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम्हें फाइनल एक्सप्रेशन जो बताऊंगा ना ध्यान देना है, ठीक है? डायरेक्ट जंप, इंटीग्रेशन बना के डायरेक्ट नीचे जंप करना है सीधा, बाकी समझते रहे। नहीं, मैं बोलता हूँ एसी पढ़ो। अरे नहीं बेटा, इन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो इनको इंटीग्रेशन आ रहा है कि नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट। अरे इधर देखो, जल्दी खत्म करते हैं मैटर। बेटा देखो, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है, बायो वाले बच्चों को बताया था ना, यहां के बाद ये लिखना है, मैथ वाले बच्चों को भी यही लिखना है जिसको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है, यहां से उठा के यहां लिखना है, ठीक है? मैथ वाले बच्चों को भी अगर नहीं भरोसा है तो ये लिखना है, और लास्ट में याद रखना है ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये याद रखना है कि सी इसमें आएगा और सी को क्या पुट करना है, 0, क्योंकि एवरेज ऑफ एसी इन फुल साइकिल क्या होता है, 0। एवरेज ऑफ एसी इन फुल साइकिल क्या होता है, 0। बेटा एक बात बताओ, अभी करंट का फंक्शन हमने किसके टर्म में निकालना है, साइन के टर्म में। बेटा करंट का फंक्शन किसके टर्म में निकालना है, साइन के टर्म में। बोलो क्यों? रेजिस्टेंस में भी करंट का फंक्शन साइन के टर्म में आया था, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटेंस में कितना आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। अब ध्यान दो सब लोग, या सब लोग कर सकते हो। करंट के देखो कैपेसिटेंस में कितना आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ऐसा साइन में कन्वर्ट करना है इसको। तो बेटा इसको जब साइन में कन्वर्ट करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन आता है ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये फाइनल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना बेटा? और इस ओमेगा एल को हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्सएल। ओमेगा एल को क्या लिख देते हैं, एक्सएल। ई नॉट पी किया है बेटा, क्वेश्चन में गिवन होगा। बेटा लास्ट में एक्सप्रेशन कैपेसिटर जैसा बनता है। कैपेसिटर में नीचे क्या आ रहा था, ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहां क्या बनेगा, ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब जिसको ये समझना है कि सर इससे ये कैसे हुआ, तो बेटा थोड़ा बाहर मिल लेना, मैं बता दूंगा। मैथ्स वाले बच्चों को बोल रहा हूं, अगर आपको ये समझना है कि ये इससे ये कैसे हुआ, तो बच्चों एक दो ऑप्शन होता है, π/2 माइनस थीटा करते हैं, π/2 प्लस थीटा करते हैं। तो मैं π/2 माइनस थीटा किया और साइन के अंदर माइनस एडजस्ट कर दिया, तो एडजस्ट किया तो थीटा प्लस हो गया, π/2 माइनस हो गया। तो वो मैं उतना लेंदी स्टेप फिर करूंगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे हमारे। बेटा क्लियर, I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। समझ में आया? बेटा इस एक्सेल का नाम क्या होगा, बेटा इस एक्सेल का नाम क्या होगा, इस एक्सेल को कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखो, इसका नाम क्या रखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम क्या रखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है? समरी याद है सबको? चलो बताओ समरी। रेजिस्टेंस में करंट का फंक्शन क्या रहता, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, ई नॉट बाई आर। आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट बाई आर। कैपेसिटिव में, कैपेसिटेंस में क्या बनता था, आई का वैल्यू, आई का बनता था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आई नॉट की वैल्यू क्या थी बताओ, आई नॉट वैल्यू ई नॉट बाई एक्सी। एक्सी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्शन। फॉर्मूला क्या था, 1/ओमेगा। अब इंडक्टर के केस में करंट का फंक्शन क्या बनेगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब की बार आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट अपॉन एक्सएल। बेटा यहां जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई नॉट। तो इस आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहा हूं। बेटा इसी को क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2।
और बेटा यहाँ आई नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट किसके इक्वल है बताओ, ई नॉट अपॉन एक्सएल के, ई नॉट अपॉन एक्सएल के। और बेटा एक्सएल क्या है यहाँ पे, एक्सएल क्या है, एक्सएल है बेटा, नाम रखना सीखो, जैसे रेजिस्टेंस था, पहले केस में रेजिस्टेंस था, दूसरे केस में तो एक्सएल था, एक्सएल का नाम पड़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, समझ में आ रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट क्या होगी, ओम, आर की यूनिट क्या होती थी, ओम, एक्सी की यूनिट क्या होती थी, ओम, एक्सएल की यूनिट क्या होगी, ओम, और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू क्या होती थी, 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तीन करंट अभी तक आए, तीनों करंट एक बार में देख लो। रजिस्टर के अंदर करंट क्या आया था, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, बेटा इसी को आपने क्या कहा था, आई नॉट, ये रजिस्टर के अंदर था। कैपेसिटर के अंदर कितना आया था, ई नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सुनो इधर ध्यान से सब लोग, तीन करंट। इंडक्टर के अंदर क्या, ये किसके अंदर आया था, कैपेसिटर के अंदर। इंडक्टर के अंदर क्या आया, ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो ये ट्रेंड नहीं दिख रहा है तुमको, बस यही तो याद रखना है कि एक्सी, एक्सी क्या है, एक्सएल क्या है। पहले वाले में आर आया, दूसरे वाले में एक्सी आया, तीसरे वाले में एक्सएल आया। बेटा करंट का जो फंक्शन है उसमें जनरल फॉर्म तो यही बन रहा है ना, कुछ यहां पे चेंज हो रहा है, कुछ अंदर चेंज हो रहा है, दो ही चीज का तो चेंज हो रहा है। बस ये याद रख लो, यहां क्या बदला, यहां क्या बदला। और तीनों ही केस में वोल्टेज का फंक्शन क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत? बेटा आर का भी यूनिट क्या होगा, ओम। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम। समझ में है ना? बस इसमें याद रखना था एक्सी का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा एल। रिलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है? भले हमने डिराइवेशन गंदा सा किया लेकिन रिजल्ट तो अच्छा है ना। ये रहे तीन रिजल्ट, ये आप प्योर आर में, प्योर सी में, प्योर एल में। याद कर लो, ये करंट का फंक्शन है तीनों। समझ में आएगा ना, याद रखोगे ना। ये एसी में दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत है ऑनलाइन? नंदिनी, श्रुति, आरुष, आप लोग बताओ, करण, दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं? यहां बताओ प्रेजेंट ऑफलाइन में कोई दिक्कत? बेटा याद करना है क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है? बेटा मैं अभी आपको प्योर एल पढ़ा रहा हूं ना, मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। बेटा अभी इसमें कुछ रह रहा है, प्योर एल में अभी क्या रह रहा है, फेजर। प्योर एल में क्या रह रहा है, फेजर। फेजर रह रहा है ना, प्योर एल का फेजर बनाओ। चलो लिखो इसमें फेजर, फेजर, प्योर एल का फेजर। फेजर में बेटा ये हो गया ओमेगा टी, तो ई नॉट का फंक्शन, आई ई का फंक्शन क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा फेजर में ई नॉट यहां पे ड्रॉ होगा, क्यों? क्योंकि इसका एंगल क्या है, ओमेगा टी, एंगल पे ड्रॉ होता है ना। बेटा ऊपर क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो नीचे क्या होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है बेटा, ऊपर है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, नीचे होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बेटा आई का फंक्शन क्या होता है, ई नॉट, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बताओ आई नॉट किधर बनेगा, नीचे की ऊपर? नीचे बनेगा, क्योंकि ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो आई नॉट की वैल्यू नीचे बनेगी। बेटा आई नॉट नीचे बनेगी, ठीक है? कोई दिक्कत? फेजर बन गया। अब और क्या रह गया, ग्राफ। अब क्या रह गया, ग्राफ। चलो ग्राफ बना। देखो अगर सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो सब सर्किट में यही तो याद कराया हूं, और क्या कराया हूं? ग्राफ बनाना है ई और आई का, ई और आई और ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है। साइन का ग्राफ हमेशा वही, ई का ग्राफ हमेशा वही होगा। बेटा ई का ग्राफ कभी नहीं बदलता, तो ई का ग्राफ तो ही साइन वाला होगा। ये रहा साइन वाला ग्राफ है, साइन वाला ग्राफ है। अब सुनो, अभी इस केस में आई का ग्राफ किसका ग्राफ होगा, माइनस कॉस का।
माइनस कॉस का क्यों होगा? देखो फाइनल एक्सप्रेशन में माइनस कॉस आया था ना, यहां देखो माइनस कॉस आया था ना, तो कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता था, माइनस कॉस का किधर से स्टार्ट होगा? नीचे से। यही याद रखना है। आर वाले केस में ग्राफ साथ में स्टार्ट होगा ई के, कैपेसिटर वाले केस में ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा और इंडक्टर वाले ग्राफ में नीचे से स्टार्ट होगा। इतना आसान है एसी, अगर सही से पढ़ोगे तो। इस वाले केस में ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा बेटा? यहां से होगा। ये बेटा ई का ग्राफ है और ये आई का ग्राफ है। समझ आ रहा है? तीनों ग्राफ याद हो गया। पहले आर के केस में ग्राफ कैसा था बेटा? आर के केस में ग्राफ ऐसे था, इसी के ऊपर ऐसे चल रहा था साथ में। आर के केस में ग्राफ ऐसा था, यहीं से स्टार्ट हो रहा था और यहीं पे ऐसे जा रहा था बेटा, ये आर का था। एक्सी में ई का ग्राफ सबका सेम होता है, तो ई का ग्राफ तो ऐसे ही गया, लेकिन आई का ग्राफ कैसे गया? आई का ग्राफ ऐसे गया। और ये एक्सेल का है, एक्सेल में ई का ग्राफ सेम रहा और आई का ग्राफ नीचे से गया, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। क्लियर है ना? बार बार कंपेयर करके क्यों पढ़ा रहा हूं? याद रहे आपको, इसलिए कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? करंट का फंक्शन पहले वाले में ओमेगा टी था अंदर करंट के, कैपेसिटर वाले में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था, इंडक्टर वाले में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई नॉट की वैल्यू पहले केस में ई नॉट बाई आर थी, दूसरे केस में आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई एक्सी थी, तीसरे केस में आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई एक्सएल। एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा से, एक्सएल क्या होता है? ओमेगा है। इतना याद रखो, सबकी यूनिट क्या है? ओम है। क्लियर? किस कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और ग्राफ बनेगा, जैसे वहां किसका ग्राफ बना था? एक्सी और ओमेगा का, यहां ग्राफ किसका बनेगा? एक्सएल और ओमेगा का। तो एक्सएल और ओमेगा ग्राफ बना लो बेटा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बेटा ग्राफ बना लो एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ, एक्सएल और ओमेगा ग्राफ। बेटा एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बताना? ओमेगा एल। बेटा एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल। अच्छा बताओ, ओमेगा 0 होगा तो एक्सएल क्या होगा? 0। और बेटा जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा एक्सएल बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये दूसरा ग्राफ, इन तीनों ग्राफ में से एक ग्राफ बोर्ड में जरूर आएगा। पहला ग्राफ एक्सी और ओमेगा का नीचे था ऐसे, ये एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ है। ठीक है? प्योर एल भी खत्म हो गया। ठीक है ना? प्योर एल भी खत्म हो गया। एक क्वेश्चन करो चलो। चलो अब देखो, मेरे को बच्चा आरएलसी पढ़ाना। जिस बच्चे को आरएलसी आ गया, अब एक ही बार डायरेक्ट पढ़ाऊंगा आरएलसी, तीनों एक साथ लगा दूंगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। अभी प्योर आर पढ़ाया, प्योर एल पढ़ाया, प्योर सी पढ़ाया, अब तीनों को एक साथ लगा दूंगा। अब एक साथ लगा के फिर मैं, जैसे अभी बुक में पढ़ोगे तो पहले आरसी लिखा होता है, फिर आरएल लिखा होता है, मैं तीनों एक साथ पढ़ा दूंगा आरएलसी। और जब आपको उसमें आरसी निकालना है तो एल को 0 कर देना, और जैसे आरएल निकालना है तो सी को 0 कर देना। बता दूंगा, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आज न्यूमेरिकल कराऊंगा। आरएलसी में फ्रेश माइंड से पढ़ाना चाहता हूं सबको। जितना मैंने आज तक क्लास में पढ़ाया याद होना चाहिए, एटलीस्ट जो समरी दिया है और लास्ट में सबका एक साथ जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट लिखा है, याद हो गया ना सबको? मेरे को लग रहा है कि बस न्यूमेरिकल करेंगे फिर छुट्टी। 1 2 एसी कहाँ गई?
बेटा देखो ये 2020 में क्वेश्चन, एसी सोर्स इतना ईएमएफ दे रखा है, ई की जगह वी दे रखा है, और कैपेसिटर डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द करंट फ्लोइंग इन इट, तो फिर Q बाई सी लिख के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा प्लॉट द ग्राफ ऑफ V वर्सेस ओमेगा टी एंड I वर्सेस ओमेगा टी, याद हो गया ना, V वर्सेस ओमेगा टी का साइन वाला बनेगा, I वर्सेस ओमेगा टी का ऊपर से नीचे जाएगा, कर लोगे। ये ग्राफ किसका है बता सकते हो, ये रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, एक्सी का ग्राफ है ना। इस ग्राफ से कैपेसिटेंस निकालो, चलो हाँ फर्स्ट पार्ट करो क्वेश्चन का, कैपेसिटेंस निकालो, ये ग्राफ दे रखा है, कैपेसिटेंस निकालो, चलो चलो चलो। बेटा इससे कैपेसिटेंस, हाँ बताओ बेटा, देखो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी पकड़ लो जिस पे वैल्यू आपको पता हो, जैसे 100 पे रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 6, यानी जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, याद रखना है फ्रीक्वेंसी दिया है, हमने ओमेगा पढ़ा था, तो फ्रीक्वेंसी दिया हो तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, पता है ना, तो ओमेगा कितना होगा 200 पाई, अरे बात समझ में आ रही है, ओमेगा कितना होगा 200 पाई। अब देखो बेटा एक्सी कितना, एक्सएल कितना दे, ये एक्सी दिया है कितना, ये एक्सी का ग्राफ है ना, एक्सी दिया है 6, एक्सी दिया है 6, तो सी नहीं निकल जाएगा। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, बेटा एक्सी की वैल्यू गिवन है 6, ये ग्राफ से मैंने रीड किया ना, 100 पे एक्सी क्या था 6 था, तो एक्सी की वैल्यू 6 हो गई, ओमेगा की वैल्यू ऊपर दिया है, सी की वैल्यू निकाल लो, निकालो तो निकालो। आंसर नहीं है, आगे आंसर सही है, 1200 पाई इज करेक्ट। देखो गलत है, गधे हैं सब, गलत है, हट बेटा 1 बाई सी इक्वल्स टू कितना होगा एक्सी इंटू ओमेगा, एक्सी की वैल्यू कितनी है 6, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 पाई, ये कितना आएगा 1200 पाई, तो बेटा ये 1 बाई सी आया ना, सी इक्वल्स टू कितना होगा 1 अपॉन 1200, दिस इज द आंसर। यूनिट यूनिट यूनिट, अरे वाह बच्चों, फराड। बेटा एक्सी का यूनिट ओम होता है, सी का यूनिट ओम नहीं होता, सी का यूनिट फराड होता है, एक्सएल का यूनिट ओम होता है, एक्सएल का यूनिट ओम होता है, एल का यूनिट क्या होता है हेनरी, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये तो तुम अभी कर नहीं पाओगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन करना है, कर लोगे ना, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ एसी करंट। डेफिनेशन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ एसी करंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट। अरे जो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो, देखो प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। अभी जो ग्राफ बताया था याद है ना, नीचे वाला ग्राफ। क्वेश्चन बताओ इसका, 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइस एक्स को आइडेंटिफाई करो, डिवाइस एक्स को आइडेंटिफाई करो, कैसे आइडेंटिफाई होगा, फेज में +π/2 है, क्या होगा कैपेसिटर। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंस, क्या होगा, अरे कैपेसिटर कैसे हुआ बताया था, रटवाया था ना, कैपेसिटर में करंट के अंदर ओमेगा टी +π/2 होता है, तो ओमेगा टी +π/2 से क्या हो गया कैपेसिटर हो गया। इसका रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा से। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर 1 साइकिल फॉर एक्स।
वोल्टेज और करंट का एक ही में ग्राफ, याद है ना, साइन का बना देना और उसके ऊपर से कॉस का बना देना, ठीक है। हाउ डज द फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ दिस डिवाइस एक्स वेरी विद द फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो ना, फिर से वो वाला ग्राफ आ गया, देख रहे हो कैसा आसान पेपर आता है। और एसी, और बच्चे कहते हैं एसी कठिन होता है, बताओ कोई मजाक की बात करते हैं तो। एसी कठिन होता है, देखो एसी जैसा आसान चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर कोई होता ही नहीं, मेरे मन में तो ये विचार आता है। देख रहे हो कितने डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। लास्ट वाला देखो, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एक्स, नहीं बना लोगे, अभी तो बनाया था, ई नॉट सामने था, एक्स ऊपर, आई नॉट ऊपर था, बताओ कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, शर्म आ जा रही है मुझे। चलो इसमें बताना, इसमें ग्राफ ग्राफ दिया है, आपको बताना है कि ये जो सी वाला ग्राफ है वो किसका है, ए वाला ग्राफ किसका है, ए वाला ग्राफ किसका है, ई का, सी वाला ग्राफ किसका है, किस ग्राफ किस डिवाइस का है, कैपेसिटर का है। बाकी ये वाला ग्राफ अभी आप बता नहीं पाएंगे, पावर का ग्राफ होता है गधा, ये बी वाला ग्राफ पावर का होता है, बी वाला ग्राफ पावर का होता है, अभी आप बताएं। एकदम बकवास क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, अरे रुक जाओ गधो। क्वेश्चन है लेकिन आरएलसी के बाद, अब अगर कल की क्लास मिस किए ना फिर ऐसी भूल जाना, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वार्निंग, मतलब जो मेरी नेक्स्ट क्लास है, कल की क्लास नहीं, कल तो मैथ की है, आपकी इच्छा है, बाकी एसी की क्लास मिस मत करना, आरएलसी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जाओ। बोर्ड एग्जाम सबके, सॉरी हाफ ईयरली सबके खत्म हो गए, हाफ ईयरली गधे, हाफ ईयरली सबके खत्म हो गए ना। अरे यार कब लास्ट खत्म कब होगा, थोड़ा पेस बढ़ा के चलेंगे ना, ठीक है बच्चों, जाओ आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आरएलसी फ्रेश माइंड के साथ थोड़ा आरएलसी पढ़ेंगे, नहीं तो अभी तुम लोग बोर हो जाओगे, फ्रेश माइंड।
sir.